स्वागत है सभी बच्चों का। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का चैप्टर 3 जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, फिर हमने पढ़ी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। और अब हम देखेंगे कि जो हमारे मेटल्स हैं ये हमारे नेचर में, एनवायरमेंट में, जो है हमारे अर्थ पर प्योर फॉर्म में नहीं मिलते, है ना। एक प्योर स्टेट में हमें देखने को नहीं मिलते। ये जो हमारे मेटल्स हैं, ये यूं कहूँ, ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में जितने भी, ये इनमें से मोस्ट ऑफ द मेटल्स प्योर फॉर्म में नहीं मिलते। ये या तो किसी ना किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़े मिलेंगे, और जब अलग अलग एलिमेंट आपस में जुड़ जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं, है ना। या अगर सिंगल एलिमेंट भी है तो उसके साथ कोई ना कोई इम्प्योरिटी जरूर पाई जाएगी। तो जब हमारे जो एलिमेंट्स कहूं या कंपाउंड्स कहूं, जो हमारे नेचर में, हमारे अर्थ क्रस्ट में नेचुरली जो पाए जाते हैं, उनको हम कह देते हैं मिनरल्स, जब तक कि हम उन्हें प्योर करके एक सिंगल एलिमेंट की फॉर्म में नहीं ले आते, है ना। मोस्ट ऑफ द हमारे एलिमेंट्स ऐसे ही इम्प्योरिटीज के साथ जुड़े हुए मिलते हैं, और उन्हें हम क्या कह देते हैं, मिनरल्स कह देते हैं, जो नेचुरली पाए जाते हैं, ठीक है। जिनमें से अभी तक हमने कुछ भी छेड़छाड़ नहीं की है, वो क्या हो गए, हमारे मिनरल्स हो गए। अब उन्हीं मिनरल्स में से क्या होता है कई बार कि किसी एक एलिमेंट की या किसी एक मेटल की अमाउंट उसमें बहुत ज्यादा देखने को मिल जाती है, ठीक है। मतलब ऐसा होता है कि कई बार तो मिनरल्स ऐसे होंगे कि किसी उसमें जो है सब एलिमेंट्स की, जितने भी एलिमेंट्स उसमें मौजूद है, इम्प्योरिटी के साथ साथ जो भी उसमें स्मोक, डस्ट वगैरह, जो भी धूल मिट्टी गंदगी जो भी उसमें मौजूद है, उसके अलावा जो अलग अलग एलिमेंट्स मौजूद है ना, वो लगभग सेम सी मात्रा में है। कम ज्यादा तो होंगे पर इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो रख दिया हमने एक तरफ। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे मिनरल्स हैं उनमें जो है एक ही एलिमेंट की, किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट की, मेटल की जो अमाउंट है, उसकी मात्रा है, कंसंट्रेशन है, वो ज्यादा देखने को मिलती है। और जिस एलिमेंट की मात्रा उसमें ज्यादा होगी, हम कह देते हैं कि ये उस एलिमेंट का क्या है, और है। ये जो हमारा मिनरल है जिसमें एक एलिमेंट की मात्रा ज्यादा है, ये उस एलिमेंट का क्या है, और है, ठीक है। तो उनको हम ओर्स क्या होते हैं, हमारे ओर्स जनरली हमारे मिनरल ही होते हैं। बस वो मिनरल है और जिनमें किसी एक एलिमेंट या किसी एक मेटल की जो है अमाउंट ज्यादा देखने को मिलती है। तो हमारे मिनरल्स क्या हुए, जो नेचुरली अर्थ क्रस्ट में हमारे एलिमेंट से कंपाउंड देखने को मिलते हैं, उन्हें मिनरल कह देते हैं। ओर्स क्या हुए, जब हमारे किसी एक मिनरल में किसी एक पर्टिकुलर मेटल की कंसंट्रेशन या परसेंटेज क्या हो जाए, ज्यादा देखने को मिल जाए, जिसमें से हम उसे क्या कर सके, एक्सट्रैक्ट कर सके, निकाल सके उस एक मेटल को, है ना, बिना ज्यादा नुकसान हुए, प्रॉफिटेबली निकाल सके, उस मिनरल को हम क्या कह देते हैं, उन मिनरल्स को कह देते हैं हम ओर्स, ठीक है। अब फिर ये कह रहा कि चलो हमने ये मान लिया कि किसी एक मिनरल में जब एलिमेंट की अमाउंट ज्यादा हो गई तो वो और हो गया, पर एलिमेंट के अलावा कुछ और चीजें भी तो मौजूद हैं, गंदगी वगैरह या कुछ भी हमारी, या अदर एलिमेंट्स कुछ मौजूद है ना। तो जो हमारी इम्प्योरिटीज हैं जो उस एलिमेंट के अलावा मौजूद है उस और में, उनको हम क्या कह देते हैं, इम्प्योरिटीज को कह देते हैं गैंग। क्या कह देते हैं, गैंग कह देते हैं। तो गैंग क्या हुई, गैंग वो इम्प्योरिटीज है हमारी जो कि ओर्स के अंदर मौजूद होती है ना। वो इम्प्योरिटीज जो कि उस एलिमेंट से अलावा उस ओर में, किसी एक एलिमेंट के ओर में, किसी मेटल के ओर में मौजूद होती है, वो इम्प्योरिटीज, उनको हम क्या कह देते हैं, उन इम्प्योरिटीज को हम क्या कह देते हैं, गैंग कह देते हैं। जैसे कि सोइल, सैंड वगैरह, ये सब क्या हो गई, हमारी इम्प्योरिटीज हो गई। इन्हें हमने क्या नाम दे दिया, गैंग नाम दे दिया, ठीक है। अब इनमें से हम क्या करते हैं, गैंग को अलग कर देते हैं, ओर्स को अलग कर देते हैं। फिर उस मतलब उस मेटल ओर को, है ना, और उस मेटल ओर को अलग जो किया हमने, उसमें से जो हमें पर्टिकुलर मेटल चाहिए उसको हम अलग कर देते हैं। और ये सब जो हमें, हमारा एक प्रोसेस है, ये हमारा 3 स्टेप में होता है। 3 स्टेप में कैसे कैसे होता है, सबसे पहले होता है हमारा एनरिचमेंट ऑफ ओर्स, फिर होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर्स, ठीक है, फिर होता है लास्ट में रिफाइनिंग ऑफ ओर्स। जिसमें से हमारा एनरिचमेंट ऑफ ओर्स जो हमारा पहला स्टेप है, उसमें क्या करते हैं, हम गैंग को अलग कर देते हैं ओर्स में से। क्या करते हैं, ये वो प्रोसेस है जिसमें हम रिमूव करते हैं गैंग को, किस में से, ओर्स में से, यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स। अलग अलग टेक्निक्स का यूज करके हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, या और कर को सेपरेट करते हैं, किससे, गैंग से, यानी इंप्योरिटीज से। तो गैंग को हमने, इंप्योरिटीज को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, ठीक है।
तो इस प्रोसेस को हमने क्या कह दिया, एनरिचमेंट ऑफ ओर कह दिया। ठीक है, और ये जो हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं ये किस बेसिस पर होती हैं, जो भी हमारी गैंग और ओर, गैंग जैसे कि हमारा सोयल वगैरह, इस ओर में और गैंग में, जो ओर के साथ गैंग मिली हुई है उस ओर में और गैंग में क्या डिफरेंस है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में, उनके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हम अलग अलग टेक्निक्स यूज करते हैं। वो टेक्निक्स तो आपके सिलेबस में नहीं है, जनरली भी मैं ओरली जो है डिस्कस कर लेते हैं, और बाद में एक अलग से वीडियो बना देंगे इनके एनरिचमेंट ऑफ ओर्स की, वो आप देख लेना नॉलेज के लिए, आपके सिलेबस में नहीं है 10th क्लास के टेक्निक्स। तो वो टेक्निक्स कौन कौन सी, जैसे कि हाइड्रोलिक वॉशिंग एक टेक्निक हो गई। हाइड्रोलिक वॉशिंग में क्या होता है, हाई प्रेशर ऑफ वाटर का यूज किया जाता है, जिससे हम क्या करते हैं उसमें से सारी भी सोयल सैंड वगैरह को अलग कर देते हैं और ओर को अलग कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके अलावा एक और टेक्निक है हमारी जिसमें हम कहते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है, मैग्नेटिक सेपरेशन होता है उसमें क्या करते हैं हम दो व्हील ले लेते हैं, उसमें एक व्हील हमारा मैग्नेट का रहता है और एक व्हील हमारा नॉर्मल रहता है। तो जो मैग्नेट का व्हील है उससे हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं ओर को और गैंग को। अब कौन सी ओर को सेपरेट करेंगे इसमें हम, जो ओर हमारी क्या होगी, मैग्नेटिक होगी, और गैंग क्या होगी, नॉन मैग्नेटिक होगी। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे हम ओवर डालेंगे हमारा ओर, तो जो ओर होगा हमारा मेटल वो तो उसमें चिपक के मैग्नेटिक व्हील से आगे चला जाएगा, और जो गैंग होगी वो वहीं पड़ी रह जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। ठीक है, ये एक प्रोसेस हो गया। इसके अलावा फ्रोथ फ्लोटेशन एक प्रोसेस होता है, एक होता है हमारा क्या नाम है, केमिकल लीचिंग जिसको बोल देते हैं, केमिकल प्रोसेस होता है ना। इस अलग अलग प्रोसेस से, अलग अलग टेक्निक से हम क्या करते हैं, ओर्स को एनरिच करते हैं। फिर एनरिच करने के बाद, मतलब उनमें से गैंग को अलग करने के बाद हम उन्हें क्या करते हैं, जो हमारे पास अब ओर्स आ गए हैं उसमें से हम उस पर्टिकुलर मेटल को क्या कर देते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, और जब हमने उस पर्टिकुलर मेटल को एक्सट्रैक्ट करा, निकाला, उसके बाद हम उसे क्या करेंगे, रिफाइन करेंगे, जो हमारा थर्ड स्टेप है। तो अब जब अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि किस तरीके से मेटल्स को एनरिच करने के बाद क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। एनरिचमेंट के बाद हमारा अगला स्टेप है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। और हमने देखा कि जो हमारे मेटल्स हैं वो किस तरीके से, या तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे थे, या कुछ मेटल्स कर ही नहीं रहे थे, है ना, या कुछ मेटल्स जो है वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे थे, अलग अलग तरीके से। तो सभी मेटल्स की जो रिएक्टिविटी थी वो अलग अलग थी, और उसी अकॉर्डिंग हमने देखी थी हमारी रिएक्टिविटी सीरीज, जिसमें कुछ मेटल्स थे हाई रिएक्टिव, ज्यादा रिएक्टिव थे, जो ऊपर थे रिएक्टिविटी सीरीज में, कुछ थे मीडियम रिएक्टिव, और कुछ थे लीस्ट रिएक्टिव, जो कि सबसे कम रिएक्टिव मेटल्स थे। तो हमारे जो मेटल्स होते हैं वो भी अपनी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग ही जो है नेचर में पाए जाते हैं। जैसे कि जो हमारे लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं वो मोस्टली क्या पाए जाते हैं, फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, मतलब वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़कर नहीं मिलते। जैसे कि हमारे गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये तो हमेशा ही फ्री स्टेट में मिलते हैं ना। और जो हमारा सिल्वर और कॉपर है ये कभी तो मिल जाता है फ्री स्टेट में, लेकिन कभी कभी कॉपर और सिल्वर जो है हमारे ऑक्साइड और या सल्फाइड और में पाए जाते हैं। ऑक्साइड और सल्फाइड और मतलब जो हमारे सिल्वर है, जैसे कि हमारा हो गया Ag, या फिर जो हमारा कॉपर है यानी कि हो गया हमारा Cu, या तो इनके साथ में जुड़ा मिलेगा सल्फाइड। सल्फाइड किसके लिए यूज किया जाता है, सल्फर के लिए। तो या तो इनके साथ जुड़ा मिलेगा सल्फर, या फिर इनके साथ क्या मिला जुड़ेगा, दोनों के साथ ही, या तो सल्फर जुड़ा मिलेगा या फिर ऑक्सीजन जुड़ा मिलेगा। ठीक है, तो ये जो हमारे मेटल्स है जो कि लो रिएक्टिव है, जो कि हमारे क्या है, लो रिएक्टिव मेटल्स है, सिल्वर और कॉपर, ये क्या मिलते हैं हमारे, ये या तो हमें मिलेंगे फ्री स्टेट में, नहीं से फिर ये मिलेंगे कैसे, सल्फाइड या फिर ऑक्साइड और में। मतलब इन दोनों के साथ ये तो सल्फर जुड़ा मिलेगा या फिर ऑक्सीजन जुड़ा मिलेगा, और फिर हम उन्हें क्या करेंगे, सल्फर ऑक्सीजन को अलग कर देंगे और हमारे मेटल्स को क्या कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, प्योर कर लेंगे, है ना, फिर उसे रिफाइन कर लेंगे। ऐसे ही हमारे जो हाई रिएक्टिव मेटल है, ये तो लीस्ट रिएक्टिव मेटल की बात थी, जिसमें गोल्ड और प्लेटिनम तो हमेशा ही प्योर है, फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। कॉपर और हमारे जो है सिल्वर ये कभी कभी ऑक्साइड और सल्फाइड और में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारे हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं, ये हाई रिएक्टिव मेटल्स तो इतने ज्यादा हाईली रिएक्टिव हैं, मतलब इतने ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स है ये कि कभी भी फ्री स्टेट में पाए ही नहीं जाते। ये हमेशा जो नेचर में मिलेंगे हमें, हमारे हाई रिएक्टिव मेटल्स जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर थे, जैसे कि हमारा पोटेशियम था, सोडियम था, कैल्शियम था, है ना, मैग्नीशियम था। ये जो हमारे एलिमेंट्स है, ये जो हमारे हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स है या मेटल्स हैं, ये हमेशा नेचर में जब भी मिलेंगे तो किसी ना किसी के साथ में जुड़े हुए हमेशा मिलेंगे, कभी भी फ्री स्टेट में हमें
नहीं मिलेंगे। तो लीस्ट रिएक्टिव देखे, हाई रिएक्टिव देखे, फिर हमारे पास कुछ मॉडरेट रिएक्टिव भी थे। मॉडरेट मतलब मीडियम रिएक्टिव, है ना। और जो हमारे मीडियम रिएक्टिव मेटल्स हैं वो क्या करते हैं, वो भी हमें फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते, वो मिलेंगे या तो हमें ऑक्साइड ओर में, है ना। ऑक्साइड ओर मतलब इन मेटल्स के साथ हमारे, अच्छा हाई रिएक्टिव कौन कौन थे, ये हमारे सोडियम पोटेशियम वगैरह। जो हमारे मीडियम रिएक्टिव है ये कौन कौन है, जिंक, आयरन, लेड वगैरह, ये सब हमारे क्या है, मीडियम रिएक्टिव मेटल्स है। और ये जो हमें पाए जाते हैं नेचर में, या तो ये ऑक्साइड ओर में पाए जाते हैं, मतलब इनके साथ या तो ऑक्सीजन जुड़ा मिलेगा, या जैसे ZnO, है ना, FeO, है ना, PbO, इस तरीके से हमारे और वैलेंसी के अकॉर्डिंग जुड़ा मिलेगा ऑब्वियसली, है ना। तो ये कह रहा है इस तरीके से जो हमारे मेटल्स हैं या तो ये ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए मिलते हैं ऑक्साइड ओर बन के, या फिर ये सल्फर के साथ जुड़े हुए मिलते हैं सल्फाइड ओर बन के, या फिर ये कार्बोनेट और की फॉर्म में हमें मिलते हैं। कार्बोनेट मतलब इनके साथ में हमें क्या जुड़ा मिलता है, कार्बोनेट क्या होता है हमारा CO3, है ना, CO3 के साथ में जुड़े मिलते हैं। CO3 हो गया कार्बोनेट, जैसे हमारा SO4 को हम क्या कह देते हैं, सल्फेट कह देते हैं, है ना। और OH को क्या कह देते हैं, हाइड्रोक्साइड कह देते हैं। किसी के भी लास्ट में OH लग गया तो उसकी हाइड्रोक्साइड हो गई, किसी भी एलिमेंट के साथ में SO4 लग गया तो उस एलिमेंट का सल्फेट हो गया। ऐसे किसी भी एलिमेंट के साथ में लास्ट में क्या लग जाए, CO3 लग जाए तो वो उसका क्या कहलाता है, कार्बोनेट कहलाता है। तो जो हमारे लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स है ना, और सॉरी जो हमारे मीडियम रिएक्टिव मेटल्स हैं, या तो ये मिलेंगे हमें ऑक्साइड ओर में, या सल्फाइड ओर में, या फिर कार्बोनेट ओर में। तो अब हम देखेंगे हमारी अगली स्लाइड्स में कि किस तरीके से हम इन मेटल्स को क्या कर सकते हैं, इनकी ओर्स में से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और सबसे पहले देखेंगे हमारे लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स के बारे में। जैसा कि अभी हमने देखा कि हमारे जो लो रिएक्टिव मेटल्स हैं वो या तो सल्फाइड ओर में देखने को मिलते हैं या फिर ऑक्साइड ओर में, मतलब या तो सल्फर उनके साथ जुड़ा हुआ मिलेगा और कहलाएगी सल्फाइड ओर, या फिर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ मिलेगा और कहलाएगी ऑक्साइड ओर। तो हमारे जो ये लो रिएक्टिव मेटल्स हैं इनको इनकी ओर में से एक्सट्रैक्ट करना बहुत ही इजी होता है, क्योंकि ये लो रिएक्टिव है, इसका मतलब है ये रिएक्ट ही बहुत ही लो लेवल पे करते हैं, मतलब इनका बॉन्ड ही क्या कहता है, वीक रहता है। ठीक है, तो इनको हम इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं सिंपली हीट करके। मतलब जो हमारे लो रिएक्टिव मेटल्स हैं वो चाहे सल्फाइड ओर में हो या ऑक्साइड ओर में हो, अगर हम उनको सिंपली हीट कर देंगे तो उसमें से हमारा जो मेटल है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा और उसके साथ जुड़ा हुआ दूसरा एलिमेंट सेपरेट होके अलग हो जाएगा सिंपली हीट करने से। तो देखो ये कह रहा है कि जो हमारा लो रिएक्टिव मेटल्स है उनको हम हीट करेंगे तो वो रिड्यूस हो जाएंगे किसमें, अपने मेटल फॉर्म में। ठीक है, जैसे कि हमारा मरकरी सल्फाइड है। मरकरी सल्फाइड क्या होता है, एक मरकरी की और है जिसका नाम है सिनाबार। ठीक है, और ये जो हमारी मरकरी सल्फाइड है यानी कि मरकरी के साथ जुड़ा हुआ सल्फर, इसको अगर हम सिंपली हीट कर दें तो क्या होगा, उसमें से जो सल्फर है, हीट करेंगे तो कौन सी गैस चाहिए होती है, ऑक्सीजन गैस चाहिए होती है। मतलब हीट करेंगे तो वहां ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट कर रहा होगा। तो क्या होगा कि जो मरकरी के साथ सल्फर जुड़ी हुई है मरकरी सल्फाइड ओर में, वो सल्फर ऑक्सीजन के साथ जो है जुड़कर क्या बना लेगी, सल्फर डाइऑक्साइड बना लेगी और सेपरेट हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी गैस सल्फर डाइऑक्साइड। और जो हमारा ये था मरकरी Hg, ये क्या करेगा, वहां पर जो हीट करते समय जो ऑक्सीजन थी उसके साथ बॉन्ड बना लेगा और एग्जिस्ट करेगा मरकरी ऑक्साइड की फॉर्म में। फिर फर्दर जब हम दोबारा उसे और हीट करेंगे तो क्या होगा, वो जो मरकरी ऑक्साइड अब बन गई थी हमारी, वो मरकरी ऑक्साइड में से उनका बॉन्ड भी क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और मरकरी सेपरेट हो जाएगी और ऑक्सीजन जो है रिलीज हो जाएगी सेपरेट। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी मरकरी को क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, या किसी भी लो रिएक्टिव मेटल को ऑब्टेन कर सकते हैं सिंपली हीट करके, चाहे वो सल्फाइड ओर में हो या ऑक्साइड ओर में हो। देखो ये सल्फाइड ओर में हमारा सिनाबार था, तो हमने इसको क्या करा, हीट करा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। फिर क्या हुआ, इसमें से जो हमारी सल्फर थी ऑक्सीजन के साथ मिलकर बना ली सल्फर डाइऑक्साइड और रिलीज हो गई। और ये जो हमारा मरकरी था ये बची ऑक्सीजन के साथ जुड़ के क्या बना लिया, मरकरी ऑक्साइड बना ली। फिर इसी मरकरी ऑक्साइड को जब हमने यहाँ पे क्या करा, हीट करा, तो इसकी मरकरी सेपरेट हो गई और ऑक्सीजन सेपरेट होकर अलग रिलीज हो गई। अगर ये कह रहा है कि अगर ये डायरेक्ट पहले से, क्योंकि हमने पता है कि जो लो रिएक्टिव मेटल होते हैं या तो वो सल्फाइड ओर में होते हैं या फिर ऑक्साइड ओर में होते हैं। ऑक्साइड ओर मतलब ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए, सल्फाइड ओर मतलब सल्फर के साथ जुड़े हुए। तो कह रहा अगर पहले से हमारे पास ऑक्साइड ओर हो तो सिंपली एक ही स्टेप में हीट करा, मरकरी अलग ऑक्सीजन अलग। लेकिन अगर ऑक्साइड ओर में ना हो के सल्फाइड ओर में हो तब दो स्टेप लगते हैं कि पहले हीट होके वो मरकरी ऑक्साइड बनेगा, फिर और ज्यादा हीट होके वो फिर मरकरी सेपरेट होगी और ऑक्सीजन अलग होगी। इसी तरह हम दूसरे लो रिएक्टिव मेटल को भी सेपरेट कर सकते हैं, जैसे कि कॉपर। कॉपर जो है हमारा सल्फाइड ओर में एग्जिस्ट करता है,
जैसे कि Cu2S ऑक्साइड ओर में भी सेपरेट करता है, पर ऑक्साइड ओर में क्या होगा, वही एक ही स्टेप में डायरेक्ट हीट करा, कॉपर अलग और ऑक्सीजन अलग। पर कॉपर और ऑक्सीजन के बॉन्ड को ब्रेक करना इतना भी आसान नहीं होता, वो इतना इजीली भी सेपरेट नहीं होता ऑक्सीजन कॉपर में से। तो क्या करते हैं, जैसे ये कॉपर सल्फाइड हमारे Cu2S कॉपर ओर है हमारी, इसको जब हम हीट करते हैं तो क्या मिलता है हमें, कॉपर ऑक्साइड मिल जाती है, और ये सल्फर ऑक्सीजन के साथ मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनकर रिलीज हो जाती है। फिर इसी कॉपर ऑक्साइड को हम दोबारा इस कॉपर सल्फाइड ओर के साथ क्या करते हैं, मिला के हीट करते हैं, ताकि जो सल्फर है ये इस ऑक्सीजन को लेकर क्या बना ले, सल्फर डाइऑक्साइड बना ले और रिलीज हो जाए, और ये कॉपर हमारे पास क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए, एक्सट्रैक्ट हो जाए। ठीक है, इसी तरीके से आप हमारा देखा हमने मरकरी, कॉपर, अब आप सिल्वर को भी इसी तरीके से सेपरेट कर सकते हो। आप खुद से जो है इनके बाद इनकी रिएक्शन लिख लो सिल्वर की। सिल्वर का सिंबल क्या होता है, Ag। Ag के साथ में अगर डायरेक्ट ऑक्साइड ओर में है तो डायरेक्ट हीट करा, सिल्वर अलग ऑक्सीजन अलग। लेकिन अगर सल्फाइड ओर में है तो क्या होगा, पहले हीट करेंगे AgS को, Ag सिल्वर सल्फाइड को हीट करेंगे, उसमें से सिल्वर अलग होगा, सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो जाएगी, और जो सिल्वर अलग होगा वो सिल्वर ऑक्साइड की फॉर्म में अलग होगा। फिर उस सिल्वर ऑक्साइड को दोबारा हीट करेंगे तो सिल्वर अलग और ऑक्सीजन अलग। तो इस तरीके से हम किसी भी लो रिएक्टिव मेटल को सिंपली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसको हीट करके, है ना। लेकिन जो हमारे इसके बाद हम देखेंगे हमारे मीडियम रिएक्टिव मेटल्स को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उनमें कुछ हमें और स्टेप्स देखने को मिल जाएंगे। अब हम देखेंगे हमारे मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स या फिर मीडियम रिएक्टिव मेटल्स को किस तरीके से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और हमने ये देखा था कि जो हमारे मीडियम रिएक्टिव मेटल्स हैं वो या तो ऑक्साइड ओर में पाए जाते हैं, मतलब ऑक्सीजन जुड़ी मिलती है उनके साथ में, या फिर वो सल्फाइड ओर में पाए जाते हैं, मतलब उन मेटल्स के साथ या फिर सल्फर जुड़ी मिलती है ना, या फिर वो कार्बोनेट ओर में पाए जाते हैं, मतलब उन मेटल्स के साथ में, मीडियम रिएक्टिव मेटल्स के साथ में CO3 जुड़ा मिलता है ना। तो ये कह रहा है कि जो हमारे ऑक्साइड ओर्स हैं उनमें से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना बहुत आसान होता है। जैसे कि अभी हमने लो रिएक्टिव मेटल्स में देखा, सिंपली हीट कर दिया, ऑक्सीजन अलग मेटल अलग, है ना, या फिर रिडक्शन करवा दो, उसका ऑक्सीजन उसमें से क्या करवा दो, रिड्यूस करवा दो, है ना, कोई रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करके, तो भी क्या हो जाएगा डायरेक्टली हम क्या करेंगे, ऑक्साइड ओर को से मेटल अपना क्या कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, उसका रिडक्शन करवाया रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करके, और उसमें से ऑक्सीजन अलग, मेटल हमारा एक्सट्रैक्ट हो गया। लेकिन जो सल्फाइड और जो कार्बोनेट ओर है उनसे मेटल को एक्सट्रैक्ट करना डायरेक्टली थोड़ा मुश्किल रहता है, इसलिए हम अपनी कार्बोनेट ओर और सल्फाइड ओर को भी पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, किसमें, ऑक्साइड ओर में। फिर उसके बाद ऑक्साइड ओर में एक बार हमारा मेटल कन्वर्ट हो गया, है ना, उसके बाद बड़ा ही आसान होगा उसका रिडक्शन करके उसमें से मेटल अलग कर लेना और ऑक्सीजन को सेपरेट कर देना। तो देखो ये कह रहा है कि बहुत आसान है हमारा किसी भी ऑक्साइड ओर को ऑब्टेन करना के बजाय किसके, सल्फाइड और कार्बोनेट ओर के, उसमें से करना मुश्किल है सेपरेट, है ना, अभी हमने बात करी। फिर ये कह रहा है कि जैसे ही हम कन्वर्ट कर देंगे ऑक्साइड ओर में, उसके बाद किसी भी मेटल ऑक्साइड को हम रिड्यूस कर सकते हैं, किसमें, किसी भी मेटल में, मतलब उसमें से रिडक्शन करवा के मेटल ऑब्टेन कर सकते हैं बाय यूजिंग एनी रिड्यूसिंग एजेंट, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करके। अब जो सल्फाइड ओर है उसमें सल्फर जुड़ा हुआ, सल्फर अलग करना होता है, कार्बोनेट ओर में से CO3 को अलग करना होता है ना। तो ये कह रहा है जो सल्फाइड ओर है उसमें से अगर हम सल्फर को अलग करें और कन्वर्ट कर दे किसमें, ऑक्साइड ओर में, तो इस प्रोसेस का हमने एक नाम रखा जिस प्रोसेस का नाम है रोस्टिंग। तो रोस्टिंग क्या हुआ कि जब हमारे मीडियम मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स या कोई हमारा मेटल जो है सल्फाइड ओर में एग्जिस्ट कर रहा है नेचर में, तो उसमें से हम क्या करेंगे, सल्फर को क्या कर देंगे, अलग कर देंगे और उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाएगी, मतलब सल्फाइड ओर को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, ऑक्साइड्स में, उस मेटल की ऑक्साइड में। जो मेटल सल्फाइड ओर में मौजूद है उसको जो है कन्वर्ट कर देंगे मेटल ऑक्साइड में, है ना, सल्फर अलग कर देंगे, और एक बार ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट हो गया फिर तो रिडक्शन करके हमारा मेटल एक्सट्रैक्ट हो ही जाना है। तो सल्फाइड ओर में से अगर हमने कन्वर्ट किया ऑक्साइड ओर में इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, है ना, क्योंकि हीट करेंगे तो हीट करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन तो चाहिए ना, तो हीट करने के लिए क्या चाहिए होगी, ऑक्सीजन चाहिए होगी। तो एक्सेस और ऑक्सीजन का हमारे एयर में प्रेजेंट है, तो एक्सेस एयर की प्रेजेंस में जब हम स्ट्रांगली हीट करेंगे आपने किसी भी मेटल की सल्फाइड ओर को, तो वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, ऑक्साइड ओर में, और इसी प्रोसेस को हम कह देते हैं क्या, रोस्टिंग। देखो ये सल्फर के साथ जुड़ा होता है, जैसे कि हमारा जिंक एक हमारा मीडियम मॉडरेट रिएक्टिव मेटल है ना, जिंक सल्फर के साथ जुड़ा हुआ है तो इसकी सल्फाइड ओर है, जिंक सल्फाइड, है ना। इसको जब हमने हीट करा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो क्या हुआ, ये सल्फर जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया क्या हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया,
और इसका ये जो जिंक था हमारा, ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ के किस में कन्वर्ट हो गया, जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, है ना। और इसी जिंक ऑक्साइड को हमने रिड्यूसिंग एजेंट, जो कि हमने क्या ले लिया, कार्बन ले लिया, है ना। कार्बन एक हमारा रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा यहाँ पे, तो वो क्या करेगा, कार्बन इस ऑक्सीजन को लेके क्या बना लेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा, और जिंक हमारा अकेला रह जाएगा। मिल गया हमें हमारा प्योर जिंक मेटल, है ना, एक्सट्रैक्ट हो गया हमारा जिंक। अब बस इसको यहाँ से रिफाइन कर लेंगे, रिफाइन करना आगे सीखेंगे हम, है ना। अब देखो आगे, ये तो कह रहा सल्फाइड ओर में से हमने ऑक्साइड ओर कन्वर्ट करा, तो क्या कहलाया, रोस्टिंग कहलाया। लेकिन जो कार्बोनेट ओर था हमारा, उस कार्बोनेट ओर में से अगर मैं क्या कर दूं, उस मेटल की ऑक्साइड बना दूं, और जो कार्बन और ऑक्सीजन है उसको बाहर निकाल दूं, वो बन के निकल जाएगा बाहर कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बोनेट ओर को, अगर किसी मेटल की कार्बोनेट ओर को मैं कन्वर्ट कर दूं उस मेटल की ऑक्साइड में, है ना, उस प्रोसेस को हम क्या कह देंगे, कैल्सिनेशन कह देंगे। तो सल्फर वाला हुआ रोस्टिंग, सल्फाइड ओर को अलग करना, कन्वर्ट करना ऑक्साइड ओर में, वो हुआ रोस्टिंग, और कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करना हुआ कैल्सिनेशन। क्लियर है। तो देखो अब कैल्सिनेशन में ये कह रहा कोई भी जो कार्बोनेट ओर हुआ उसको जैसे ही मैं चेंज कर दूंगा ऑक्साइड ओर में, अब कार्बोनेट क्या होता है, CO3, तो मेटल के साथ क्या जुड़ेगा, CO3 जुड़ेगा, और इस CO3 में ऑक्सीजन पहले से ही मौजूद है, जिस वजह से जो कार्बोनेट ओर है उसको ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट किया जाएगा हीट करके इन लिमिटेड एयर, इन लिमिटेड एयर। यहाँ पे क्या थी, एक्सेस एयर थी, क्योंकि यहाँ पे इसमें तो ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी, तो ऑक्सीजन हमें लानी पड़ी इसके पास, है ना, ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके इसको हीट किया हमने एयर की प्रेजेंस में। लेकिन यहाँ इसके अंदर ऑक्सीजन पहले से प्रेजेंट रहती है, तो यहाँ हम इसमें ऑक्सीजन ऐड नहीं करते, बस क्या कर देते हैं, लिमिटेड बहुत कम मामूली सी एयर में इसको क्या कर देते हैं, डायरेक्ट हीट कर देते हैं, जिससे जो कार्बन है इसे दो ऑक्सीजन के एटम लेकर के क्या बन जाएगी, CO2 बन जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगी। ठीक है, और फिर हमारा क्या रह जाएगा, जिंक जो है एक ऑक्सीजन के एटम के साथ जुड़ के क्या बना लेगा, जिंक ऑक्साइड बना लेगा। फिर इसी जिंक ऑक्साइड को लेकर के हम क्या करवा देंगे, रिडक्शन करवा देंगे, रिड्यूसिंग एजेंट वही हमने कार्बन ले लिया ऊपर की तरफ, और इस बार क्या बन जाएगी, इस बार बन जाएगी कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि एक ऑक्सीजन है, तो बन गई क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे दो ऑक्सीजन थी तो कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि मोनो मतलब एक, डाई मतलब दो। तो ये कह रहा कि जिंक ऑक्साइड को जब हमने कार्बन के साथ यूज करके रिडक्शन करवाया, इसका एज अ रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन को यूज किया, तो क्या बना हमारे पास, जिंक ऑब्टेन हो गया, एक्सट्रैक्ट हो गया हमारा जिंक, और कार्बन ऑक्सीजन को लेके कार्बन मोनोऑक्साइड बना के अलग सेपरेट हो गया। तो ये था हमारा कैल्सिनेशन प्रोसेस, जिसमें हमने कार्बोनेट ओर से ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट किया किसी मेटल को, है ना, और रोस्टिंग में किसी मेटल की सल्फाइड ओर से उसकी ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट किया था। तो ये थे हमारे प्रोसेस कि कोई हमारी जो मॉडरेट या मीडियम रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको हम किसी तरीके से कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अभी हमने देखा कि कैसे हमने मेटल ऑक्साइड्स में से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया, चाहे मेटल सल्फाइड ओर में था, चाहे मेटल कार्बोनेट ओर में था, हमने सभी ओर्स को मेटल की कन्वर्ट किया मेटल ऑक्साइड में, और फिर उसमें से ऑक्सीजन को क्या कर दिया, अलग कर दिया, रिडक्शन करवा दिया, है ना, मेटल ऑक्साइड का, और रिडक्शन करवा के वो हमने क्या किया, मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लिया। मतलब किसी भी ओर में था मेटल, हम चाहे सल्फाइड और चाहे कार्बोनेट और, हमने उसे पहले किया कि इसमें कन्वर्ट मेटल ऑक्साइड में, फिर एक्सट्रैक्ट किया मेटल में। तो ये कह रहा कि जो हमने मेटल ऑक्साइड से मेटल ऑक्साइड से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया, उसका रिडक्शन करवा के, है ना, मेटल ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हटाई तो उसका रिडक्शन करवाया ना। ये कह रहा उस रिडक्शन करवाने में वैसे तो हमने अभी लास्ट स्लाइड में यूज किया था कार्बन का, लेकिन अगर हम रिडक्शन करवाने के लिए हाई रिएक्टिव मेटल्स का क्या कर ले, यूज कर ले, जैसे कि अभी हमने लास्ट स्लाइड में देख रहे हैं, अभी हम पढ़ भी किसका रहे हैं, जो मॉडरेट या मीडियम रिएक्टिव मेटल्स है उनका एक्सट्रैक्शन देख रहे हैं। तो अगर मैं इनसे मॉडरेट रिएक्टिव मेटल से ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स का यूज कर लूं, तो वो सिंपली क्या करेंगे, उन मीडियम रिएक्टिव वालों को, यानी कि अपने से कम रिएक्टिव मेटल्स को वो क्या कर देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे, और ऑक्सीजन के साथ खुद जुड़ जाएंगे, और उन्हें क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, अलग कर देंगे। और यही तो हमें चाहिए, हमें यही तो चाहिए कि हमारा मेटल अलग हो जाए। तो सिंपली हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए क्या कर सकते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स का भी यूज कर सकते हैं, जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज में थे ऊपर, जैसे कि सोडियम था हमारा, कैल्शियम था, मैग्नीशियम था, इन एलिमेंट्स का हम यूज कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, रिडक्शन कर सकते हैं इन हाईली रिएक्टिव मेटल्स से कम रिएक्टिव मेटल्स का, है ना। तो इनसे कम जो हाई रिएक्टिव मेटल्स है, इनसे कम रिएक्टिव मेटल्स जो है वो अगर ऑक्साइड फॉर्म में है, तो उनका रिडक्शन कर सकते हैं इनका यूज करके, और फिर क्या होगा, हमारा मेटल एक्सट्रैक्ट हो जाएगा जो कम रिएक्टिव है, और ये ऑक्सीजन के साथ ये बॉन्ड बना लेंगे। जैसे कि देखो ये हमारा MnO2 है ना, हमारा एक मॉडरेट रिएक्टिव मेटल है Mn,
और ये ऑक्साइड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है अभी। जैसे ही हमने इसे एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या हुआ, Mn अलग हो गया और एल्यूमिनियम जो था वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ के खुद ने बना ली अपनी एल्यूमिनियम ऑक्साइड। लेकिन ये जो रिएक्शन होती है ना हमारी, जब हम हाई रिएक्टिव मेटल से लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करवाते हैं उसका रिडक्शन करवाने के लिए, उसमें उस ऑक्सीजन हटाने के लिए, तब ये रिएक्शन बहुत ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जब क्या निकले, हीट रिलीज हुए। चैप्टर में पढ़ा था ना हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या हुई, जब हीट बहुत ज्यादा रिलीज हुई। तो यहाँ पर भी क्या होता है, बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है, जिस वजह से ये जो हमारा मेटल है ये जब एक्सट्रैक्ट होता है तो ये मोल्टन स्टेट में एक्सट्रैक्ट होता है। मोल्टन स्टेट मतलब पिघली हुई स्टेट, मतलब इतनी ज्यादा हीट पैदा हो जाती है जिस वजह से जो मेटल है जो एक्सट्रैक्ट हो रहा है ये क्या हो जाएगा, ये पिघल जाएगा, जिस वजह से लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। देखो अब यहाँ पे क्या लिखा है, एस सॉलिड, ये सॉलिड फॉर्म में, ये भी सॉलिड फॉर्म में है। लेकिन जब ये आपस में रिएक्ट करे, इसने Mn को, एल्यूमिनियम ने Mn को क्या करा, डिस्प्लेस करा, तो इतनी हीट निकली कि जो Mn है वो पिघल गया, वो लिक्विड फॉर्म में आ गया, मोल्टन स्टेट में आ गया। ठीक है। अब ये कह रहा है कि वैसे तो हम डिस्प्लेस करने के लिए कोई भी हाई रिएक्टिव मेटल यूज कर सकते हैं, है ना, चाहे सोडियम हो, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, चीफ मिनिस्टर सोनिया गांधी, इस ट्रिक से हमने रिएक्टिविटी सीरीज याद करी थी, है ना। एक बार अगर आपको ना याद हो रही है रिएक्टिविटी सीरीज तो आप वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने ट्रिक से जो है पूरी रिएक्टिविटी सीरीज याद करवाई है। तो ये इस रिएक्टिविटी सीरीज में हाई रिएक्टिव कौन है, जो सबसे ऊपर आ रहा है, केदारनाथ का माली, तो नाथ से Na कौन है, सोडियम, है ना, और केदारनाथ का Ca कौन है, कैल्शियम, माली Mg कौन है, मैग्नीशियम। तो सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम वगैरह ये कोई भी जो है हाई रिएक्टिव मेटल यूज कर सकते हैं रिडक्शन करवाने के लिए। लेकिन अगर यूज कर ले हम किसका, एल्यूमिनियम का, तब उस स्पेशल रिएक्शन को हमने एक अलग से नाम दे दिया, क्या, थर्माइट रिएक्शन। ठीक है। और जब एल्यूमिनियम का यूज करके हम किसी इससे एल्यूमिनियम से कम रिएक्टिव मेटल का क्या करवा दे, रिडक्शन करवा दे, तो वो क्या कहलाएगी, थर्माइट रिएक्शन कहलाएगी। और इस थर्माइट रिएक्शन का यूज करते हैं हम किसमें, रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने में, है ना। रेलवे ट्रैक्स में जब क्रैक्स आ जाते हैं, उन्हें जोड़ना होता है रेलवे ट्रैक्स को, तब इसका हम यूज करते हैं। या फिर जब कोई मशीन पार्ट है उसमें क्रैक आ गया है, उसको फिर से जोड़ना है, तो वहां पर भी हम इस रिएक्शन का यूज करवाते हैं। मतलब एल्यूमिनियम से हम उसका क्या करवा देते हैं, डिस्प्लेसमेंट करवा देते हैं, जिससे वो जो वहां पर मशीन का पार्ट है, वो जैसे आयरन का है Fe हमने लिया, है ना, Fe क्या हुआ, एल्यूमिनियम के साथ जैसे रिएक्ट किया, एल्यूमिनियम ने Fe को डिस्प्लेस कर दिया, खुद एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लिया, और जो Fe था हमारा वो लिक्विड फॉर्म में आ गया, मोल्टन स्टेट में आ गया, पिघल गया। तो क्या होगा, जैसे ही हम एल्यूमिनियम डालेंगे वो पिघल जाएगा मशीन का पार्ट, और पिघल के जुड़ जाएगा दोबारा से, है ना। जैसे ही टेम्परेचर नॉर्मल होएगा, भाई टेम्परेचर बढ़ गया तो पिघल गया, लेकिन जैसे ही वहां से एल्यूमिनियम ऑक्साइड हट जाएगी, टेम्परेचर कम होगा दोबारा, और जैसे टेम्परेचर कम होगा ये फिर से मशीन पार्ट जहाँ पे क्रैक आया हुआ था वो फिर से जुड़ जाएंगे। तो ये कह रहा है कि क्योंकि मोल्टन स्टेट में जो है हमारा मेटल आता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इस वजह से हम इसे मशीन पार्ट्स को जोड़ने में, जहां क्रैक आ गया, या रेलवे ट्रैक्स को जोड़ने में भी इस रिएक्शन का हम यूज करते हैं। तो ये थी हमारी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ऑफ मॉडरेट रिएक्टिविटी या मीडियम एक्टिव मेटल्स, है ना। अब हम देखेंगे हाईली रिएक्टिव मेटल्स का एक्सट्रैक्ट कैसे किया जा सकता है, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि रिफाइन कैसे कर सकते हैं मेटल्स को। अब एक्सट्रैक्शन में हम देखेंगे हमारे लास्ट जो हमारे मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स है, या जो हमारे एक्टिविटी सीरीज में टॉप पर है, हाई रिएक्टिव मेटल्स है, उनको हम किस तरह से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब ये हमने देखा कि मीडियम रिएक्टिव मेटल हो गए या लो रिएक्टिव मेटल हो गए, उन्हें तो सिंपली हमने क्या किया, रिडक्शन करवा दिया उनकी ऑक्साइड में से, किसका यूज करके, कार्बन का यूज करके, क्योंकि कार्बन उन्हें क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है ना। वहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही थी, क्योंकि जो हमारा कार्बन है वो उसमें से मेटल को अलग कर देता है सेपरेट, और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना के कार्बन डाइऑक्साइड बना के रिलीज हो जाता है। लेकिन जो हमारा कार्बन है वो हाई रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस नहीं कर सकता उनकी ऑक्साइड्स में से या उनके क्लोराइड्स में से, मतलब कोई भी जो उनका कंपाउंड है हमारा हाई रिएक्टिव मेटल्स का, उनमें से कार्बन उन्हें डिस्प्लेस नहीं कर सकता, मतलब उनका रिडक्शन नहीं करवा सकता। भाई ऑक्साइड अगर किसी मेटल की है और उसमें से कार्बन ने मेटल को हटा दिया, ऑक्सीजन के साथ खुद जुड़ गया, तो मेटल में से ऑक्सीजन हट गई तो उसका रिडक्शन हो रहा, तो हम इसे कह सकते हैं कि कार्बन उनका रिडक्शन नहीं कर सकता मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स का।
ठीक है, इनसे कम रिएक्टिव मेटल्स को तो वो डिस्प्लेस कर सकता है, उनका रिडक्शन करवा सकता है, लेकिन हाई रिएक्टिव मेटल्स का रिडक्शन नहीं करवा सकता, क्योंकि वो उन्हें डिस्प्लेस ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो उनसे कम रिएक्टिव है ना। जो हमारे मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स है उनकी एफिनिटी ज्यादा है ऑक्सीजन के साथ जुड़ने की। तो ये कह रहा है कि अब ये जबकि कार्बन तो हम यूज कर नहीं सकते, तो इनके लिए मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स या हाई रिएक्टिव मेटल्स के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रोसेस का यूज करते हैं। चैप्टर 1 हमने पढ़ा था ना इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, उसमें प्रोसेस यूज हो रहा था इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना। तो वही जो प्रोसेस है हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस, उसी का यूज करके हम करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ हाई रिएक्टिव मेटल्स। मतलब जो हमारे मेटल्स हैं या तो वो ऑक्साइड्स में हो या क्लोराइड्स में हो, तब हम क्या करते हैं उनका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके उनका रिडक्शन करवाते हैं। मतलब उनमें से उनका जो भी मेटल्स के साथ में जो भी जुड़ा हुआ एलिमेंट है, चाहे ऑक्सीजन है ऑक्साइड फॉर्म में, है ना, या क्लोरीन है क्लोराइड फॉर्म में वो मेटल्स, तो उनमें से वो उन्हें क्या कर देते हैं सेपरेट कर देते हैं, और मेटल्स को क्या कर देते हैं सेपरेट कर देते हैं अलग अलग रोड में। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस याद होगा आप सभी को। इलेक्ट्रोलाइसिस में हमने क्या किया था, हमारी दो रोड होती हैं, एक इलेक्ट्रोड एक कैथोड, उनसे हम क्या कर देते हैं बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं, फिर बैटरी को कनेक्ट करने के बाद उसमें हम क्या करवाते हैं इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं। तो क्या होता है जो हमारे सॉल्यूशन है उसमें से कटायन अलग टूटता है अनायन अलग टूटता है। कटायन हमारा पॉजिटिव चार्ज, अनायन हमारा नेगेटिव चार्ज। जो कटायन हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो जाता है हमारा नेगेटिव रोड पर जो कि है कैथोड, तो कटायन जाएगा कैथोड पे, और अनायन है हमारा नेगेटिव चार्ज तो वो जाएगा पॉजिटिव रोड पे, और जो कि हमारी एनोड, तो हमारा अनायन जाएगा एनोड पे। इस तरीके से हम सॉल्यूशन में से कटायन और अनायन को क्या कर लेंगे अलग कर लेंगे, और यहाँ पर हमारे जो कटायन रहेंगे वो कौन रहेंगे हमारे मेटल्स। ठीक है, अभी हमने पहले भी हमने इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा है, अभी हमने फिर से एक बार ओरली देखा, एक बार असली स्लाइड में जब हम देखेंगे रिफाइनिंग का प्रोसेस, उसमें भी हम समझ लेंगे डिटेल में क्या इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस एक्चुअली होता क्या है। यहाँ पे फिलहाल हमने ओरली देखा, और उसको अब थियोरिटिकली एक बार देख लेते हैं कि जो हमारे सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम है, इनको हम इलेक्ट्रोलाइसिस करके ऑब्टेन कर सकते हैं उनकी मोल्टन क्लोराइड्स में से। मोल्टन मतलब याद है ना पिघली हुई, है ना, मोल्टन का मतलब पिघली हुई फॉर्म उनकी या लिक्विड फॉर्म। तो ये कह रहा है कि सोडियम, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया या कैल्शियम क्लोराइड हो गया या मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, उनके साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो उसमें से हम क्लोरीन को अलग कर देंगे और इन मेटल्स को क्या कर देंगे अलग कर देंगे, क्या करके इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करके। किस प्रोसेस का यूज करके इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का यूज करके। ठीक है, और ये कह रहा है कि ये तीनों तो हम क्लोराइड्स में से ऑब्टेन कर सकते हैं। वही जो एल्यूमिनियम है, इस एल्यूमिनियम को हम ऑब्टेन कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करके, किसमें से एल्यूमिनियम ऑक्साइड में से। ठीक है, एल्यूमिनियम की ऑक्साइड होगी Al2O3, उसमें से हम क्या करेंगे वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कर देंगे, एल्यूमिनियम अलग और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे। अब ये कह रहा है इनमें जो हमारे मेटल्स हैं ये क्या होंगे कटायन होंगे ऑब्वियसली। कटायन कौन होता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। पॉजिटिव चार्ज किस पर आता है जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है ना, उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। और हमारे मेटल्स क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं ना, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो जैसे हमारे मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं कटायन बन जाते हैं, और ये डिपॉजिट हो जाते हैं कहाँ पे कैथोड पे। कटायन गया कैथोड पे, कटायन पॉजिटिव है, कैथोड हमारी नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है ना। और एनायन जो हमारे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है क्लोरीन या फिर ऑक्सीजन, है ना, ये हमारे एलिमेंट जो नेगेटिवली चार्ज हैं ये कहाँ जाएंगे ये एनोड पे जाएंगे। तो एनायन जाएगा एनोड पे, एनायन नेगेटिव और एनोड है हमारा पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। ये इसकी रिएक्शन है। ठीक है, कैथोड पर क्या होगी Na जाएगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा। ठीक है, और जो कैथोड पर, और जो एनोड है उस पर हमारा जो क्लोरीन होगा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा गेन कर लेगा। सोडियम पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया अपने अंदर से, देखो ये सोडियम था, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन अलग हो गया, सोडियम अलग हो गया। ये क्लोरीन है, इसमें इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि क्लोरीन में आके इलेक्ट्रॉन जुड़ गया। ठीक है, तो ये थी हमारी रिएक्शन। कैथोड पर क्या रिएक्शन हुई, एनोड पर हमें क्या रिएक्शन देखने को मिली इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रोसेस के अंदर, यानी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के अंदर। क्लियर है। तो इस तरीके से कुछ हम क्या कर सकते हैं हमारे हाई रिएक्टिव मेटल्स को सेपरेट कर सकते हैं बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस का यूज करके, उसमें करंट की सप्लाई पास करवा के, वही दो रोड लगा करके। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे अब हमने क्या देखा कि हमने एक्सट्रैक्ट किया लो रिएक्टिव मेटल हाई रिएक्टिव मेटल,
और मीडियम रिएक्टिव मेटल्स को सबसे पहले क्या करते हैं, हम इनको क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इनको रिफाइन करते हैं। तो हम देखेंगे कि रिफाइन किस तरीके से कर सकते हैं हम हमारे मेटल्स को। अब रिफाइन भी क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का ही यूज करके, जो भी हमने डिस्कस किया, इसी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का यूज करके हम क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं हमारे मेटल्स को, जो देखेंगे अभी हम अगली स्लाइड में। अभी हमने देखा कि हमारे मेटल्स को हम किस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और इसके बाद अब अगला टॉपिक हमारा कि इन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम कैसे रिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के जरिए। वो देखने से पहले एक बार और समझते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस पूरा होता क्या है डिटेल में। वैसे तो हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं, चैप्टर 2 में भी पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, उनका इंट्रोडक्शन हो चुका है हमारा चैप्टर 1 में इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में, है ना, चैप्टर 2 में भी हमने पढ़ा था। अब हम फिर भी एक बार हम देख लेते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है। देखो, इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, एक कंटेनर लिया जाता है, उस एक कंटेनर के अंदर 2 रोड डाली जाती है। उन 2 रोड को हम क्या नाम देते हैं, कैथोड और एनोड नाम देते हैं। क्लियर है ये चीज। अब जब हमारी 2 रोड रहती है, कैथोड और एनोड, तो इनमें से एक रहती है हमारी पॉजिटिव और एक रहती है नेगेटिव। ये भी क्लियर है हमारा। तो जो हमारी पॉजिटिव रोड होती है उसको हम क्या नाम देते हैं, पॉजिटिव रोड को हम नाम देते हैं क्या, एनोड। क्या नाम देते हैं, एनोड नाम देते हैं। जो हमारी नेगेटिव रोड रहती है, नेगेटिव रोड, उसको हम नाम क्या देते हैं, कैथोड नाम दे देते हैं। ये भी क्लियर है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये 2 रोड को हम क्या करते हैं, बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। तो जैसे हमारी पॉजिटिव रोड है, उसको हम कनेक्ट करेंगे जब बैटरी से, तो उसकी पॉजिटिव, बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल से हम पॉजिटिव रोड को कनेक्ट करेंगे, क्योंकि जब पॉजिटिव है वो पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, है ना। तो ये पॉजिटिव, बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल से हमने क्या कर दिया, ये हमारी बैटरी का सिंबल है, आपने पढ़ा होगा, ये सेल का सिंबल हो गया, फिर ये बैटरी का सिंबल हो गया। तो इस तरीके से हमारे सिंबल्स रहते हैं सेल और बैटरी के, पढ़ा होगा आपने फिजिक्स में। तो ये हमारा जो बैटरी का सिंबल है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट रहेगा पॉजिटिव रोड से, और नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट रहेगा किससे, नेगेटिव रोड से। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक की लगा देते हैं। ये क्या हो गई, हमारी एक की हो गई, ठीक है। क्या हो गई, ये की हो गई हमारी। फिर इस की से हम क्या कंट्रोल करते हैं, स्विच ऑन करेंगे तो करंट पास होगा, स्विच ऑफ कर देंगे तो करंट पास नहीं होगा। फिर ये क्या करते हैं, इसमें हम भर देते हैं एक सॉल्यूशन। क्या डाल देते हैं इसमें हम, एक सॉल्यूशन डाल देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें से करंट पास हो सके, ठीक है। क्योंकि हर लिक्विड में से तो करंट फ्लो नहीं करता। करंट फ्लो किस लिक्विड में से करता है, जिसमें आयंस फ्रीली मूव कर सकते हैं। जैसे कि जो हमारा डिस्टिल्ड वाटर रहता है, जिसमें कोई आयंस नहीं होते, उस वाटर में करंट फ्लो नहीं करता। लेकिन जो हमारा टैप वाटर है, ये जो नॉर्मली जो हमारा वाटर रहता है, उसके अंदर करंट फ्लो कर सकता है, क्योंकि उसमें आयंस फ्रीली मूव करते हैं। तो इसके हम क्या डाल देते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डाल देते हैं। ये भी क्लियर है। फिर होता क्या है, जैसे ही हम यहाँ से बैटरी का की ऑन करते हैं, तो यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होते हैं हमारे। क्या निकलना शुरू होते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होंगे, और वो जाएंगे इलेक्ट्रॉन निकल करके हमारे कैथोड से होते हुए सॉल्यूशन में जाएंगे। सॉल्यूशन से होते हुए, क्योंकि इसमें आयंस फ्रीली मूव कर सकते हैं इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में से, तो वो कैथोड से निकल के वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, एनोड की तरफ जाएंगे, और वो एनोड से होते हुए कहाँ जाएंगे, हमारे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे हमारे, ठीक है। और जैसे पॉजिटिव टर्मिनल तक इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, वहां से फिर करंट फ्लो होगा हमारा। पढ़ा है ना आपने फिजिक्स में, पहले इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो होता है। तो जैसे ही पॉजिटिव टू नेगेटिव हमारा करंट फ्लो होता है, तो यहाँ से हमारे आयंस टूटना शुरू होते हैं एनोड से, और वो आयंस जाके कहाँ डिपोजिट हो जाते हैं, हमारे कैथोड पर। या फिर जैसे कि हमने अभी पढ़ा था अभी लास्ट स्लाइड में, कि किस तरीके से हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड का इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कर सकते हैं, या जो भी हाईली रिएक्टिव मेटल्स है हमारे, उनके क्लोराइड का हम रिडक्शन करके क्या कर सकते हैं, उनको ऑब्टेन कर सकते हैं प्योर को। तो जैसे हमारे मान लो हमने लिया Al2O3, है ना, Al2O3, तो Al2O3 हमने इसमें डाल दिया। या फिर जो मोल्टन हमारे स्टेट में सोडियम क्लोराइड हो गया, है ना, NaCl हो गया, सोडियम क्लोराइड, मोल्टन स्टेट है, मोल्टन यानी कि पिघली स्टेट, है ना। या फिर इसके अलावा और जो हमारे हाई रिएक्टिव मेटल्स है, कैल्शियम क्लोराइड ले लिया, CaCl2, है ना, वो क्या ले लिया हमने, CaCl2 ले लिया। इसको भी हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। ये MgCl2 ले लिया, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, अपना
इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। तो जो ये हमारे एलिमेंट कंपाउंड्स हैं, जो कि इसमें एक कटायन है और एक अनायन है, आप नोटिस करोगे तो जितने भी हमारे मेटल्स हैं वो क्या होते हैं, कटायन होते हैं। तो जब इनका बॉन्ड ब्रेक होगा तो Al पर चार्ज आएगा हमारा कैसा, पॉजिटिव, O पर चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव। इधर भी हमारा Na पर तो चार्ज आएगा पॉजिटिव और Cl पर चार्ज आएगा नेगेटिव। इधर भी हमारा Ca पे तो चार्ज आएगा पॉजिटिव, लेकिन इधर भी कौन है हमारा अनायन, Cl, और Cl पर चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। इधर भी Mg पर आएगा पॉजिटिव और Cl पर आ जाएगा हमारा नेगेटिव। तो जो हमारे इस सॉल्यूशन में हम अगर NaCl को प्योरीफाई कर रहे हैं तो मतलब सोडियम को हमें ऑब्टेन करना, सोडियम मेटल को, तो हम क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड लेंगे, उसकी मोल्टन स्टेट इस सॉल्यूशन में डालेंगे। तो जैसे ही हम करंट पास करेंगे इसका सोडियम जाके इकट्ठा हो जाएगा कहाँ पे, क्योंकि सोडियम पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव रोड पे जाएगा, और नेगेटिव रोड कौन है, कैथोड। तो इस केस में जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तब तो हम कैथोड और एनोड अलग अलग ले सकते हैं, है ना। और हम इसमें सॉल्यूशन में कौन डालेंगे, जिसे हमें क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। तो सोडियम क्लोराइड का हम क्या कर रहे हैं, सेपरेट करेंगे सोडियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, सोडियम मेटल को हमें ऑब्टेन करना है। तो सोडियम क्लोराइड जब हमने इसमें डाला होगा मोल्टन स्टेट में, तो जैसे ही करंट पास करेंगे तो सोडियम पॉजिटिव है इसलिए वो नेगेटिव रोड पे जाके इकट्ठा हो जाएगा कैथोड पर, और क्लोरीन नेगेटिव है इसलिए वो, ये नेगेटिव है इसलिए पॉजिटिव रोड पे जाके इकट्ठा हो जाएगा यानी कि एनोड पर। और ये नेगेटिव वाले कौन होते हैं, अनायन, तो अनायन जाएगा एनोड पे, और पॉजिटिव वाले कौन होते हैं, कटायन, तो कटायन जाएगा कैथोड पे। ठीक है, ए वाला ए पर, सी वाला सी पर। इसी तरह यहाँ पर भी कैटायन जाएगा कैथोड पर, अनायन जाएगा हमारा एनोड पर। ये डालेंगे तो इसका भी ये बॉन्ड ब्रेक होंगे, नेगेटिव वाला नेगेटिव पॉजिटिव पे चला जाएगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव पे चला जाएगा, है ना। अनायन एनोड पे, कैटायन कैथोड पे। इसी तरीके से हम इनमें से किसी को भी जब हम एक्सट्रैक्ट करना चाहेंगे किसी भी मेटल को, तो इनमें से तो हम कोई भी उसके क्लोराइड ले सकते हैं, क्लोराइड फॉर्म ले सकते हैं किसी भी मेटल की, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, उसकी मोल्टन स्टेट में डालेंगे, करंट पास करेंगे, हमारा कटायन जो कि हमारा मेटल है वो कैथोड पे चला जाएगा, अनायन जो कि हमारे क्लोरीन वगैरह हो गए ये हमारे एनोड पे चले जाएंगे क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है। एल्यूमिनियम की ऑक्साइड को हम प्योरीफाई करते हैं एल्यूमिनियम को ऑब्टेन करने के लिए, तो एल्यूमिनियम हमारा पॉजिटिव है कैथोड पे, ऑक्सीजन हमारा नेगेटिव है एनोड पर चला जाएगा। ठीक है, तो ये तो रही बात इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन की। किसकी बात रही है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन की। जब इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से हम मेटल को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो अभी हमने देखा। अब जो हम आगे देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, मतलब एक्सट्रैक्ट करने के बाद भी कुछ मेटल्स में क्या होता है, इंप्योरिटीज रह जाती है, तो उन इंप्योरिटीज को सेपरेट करने के लिए क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग किया जाता है ना, रिफाइन किया जाता है उन्हें और ज्यादा, मतलब उनमें से और इंप्योरिटीज को हटाया जाता है। वो क्या प्रोसेस है, अब वो भी देखो। तो ये तो हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइसिस एक जनरल प्रोसेस हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करने के लिए। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या होती है ना। ये तो था एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस, एक्सट्रैक्ट करने के लिए। अब देखेंगे हम रिफाइन करने के लिए। तो रिफाइन में क्या होता है, देखो रिफाइन में हम क्या करते हैं, जैसे हमने अभी लिया कि कैथोड और एनोड हमने अलग अलग ले ली, हमें लेकिन सॉल्यूशन वो लिया जो हमें ऑब्टेन करना है। लेकिन जब हम रिफाइन करते हैं तो उस केस में क्या होता है, रिफाइन करते टाइम जिस मेटल को हमें क्या करना है, रिफाइन करना है। मान लो कॉपर को मुझे रिफाइन करना है, तो कॉपर का ही मैं क्या लूंगा, सॉल्यूशन ले लूंगा। कॉपर का सॉल्यूशन ले लिया, CuSO4 ले लिया मैंने, और कॉपर की ही मेरी क्या रहेगी, एनोड रहेगी, और कॉपर की ही मेरी क्या रहेगी, कैथोड रहेगी। ठीक है, मतलब जिस मेटल को मैं रिफाइन कर रहा हूं, ये फर्क है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में और इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन जब मैं कर रहा था तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स को, तो मैं क्या कर रहा था, कैथोड और एनोड में ले सकता हूं अलग अलग मेटल की, लेकिन ये अलग अलग सब्सटेंस की, एलिमेंट की, लेकिन जो मेरा सॉल्यूशन रहेगा वो मेरा उसी का रहेगा जिसको मुझे क्या करना है, रिड्यूस करना है, जिसका मुझे रिडक्शन करवाना है और उसमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, चाहे वो कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो या एल्यूमिनियम हो, यहाँ पे वही रहेंगे। और रोड अलग अलग रह सकती है लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में जब एक्सट्रैक्ट करने के बाद, रिडक्शन करवाने के बाद जब रिफाइन करूंगा, तब एनोड भी उसी मेटल की, कैथोड भी उसी मेटल की, और सॉल्यूशन भी उसी मेटल का। और जो हम रोड लेंगे उसमें जो एनोड होगी वो रहेगी इम्प्योर। ठीक है, जिस मान लो कॉपर को मुझे प्योर करना है, क्योंकि कॉपर क्या है, इस समय पे इम्प्योर है, तो जो इम्प्योर रोड रहेगी वो मेरी कौन सी रहेगी, एनोड रहेगी। उस इम्प्योर कॉपर को जब मैं रोड में कन्वर्ट करूंगा, उसकी रोड बनाऊंगा,
तो मैं उसको पर पॉजिटिवली चार्ज रोड बना दूंगा उसको। फिर उसके साथ में जो कैथोड रोड ले रहा हूं कॉपर की, वो रहेगी मेरी प्योर कॉपर की रोड, उसको मैं नेगेटिवली चार्ज रोड बना दूंगा, वो रहेगी प्योर। तो ये रहती है मेरी कैसी, प्योर रोड, और ये रहती है एनोड मेरी इम्प्योर रोड। क्लियर है, ये भी क्लियर है। फिर जैसे ही मैं करंट पास करवाऊंगा तो क्या होगा, अब यहाँ पे भी CuSO4 है मेरा, है ना, यहाँ पे भी मेरा क्या है, CuSO4 है। तो जैसे ही मैं करंट पास करवाऊंगा इसमें से, तो इसमें से कॉपर टूटना शुरू होएगा नोड में से, और इसमें से जो कॉपर टूटेगा तो कॉपर के साथ साथ इंप्योरिटी भी टूटेगी, है ना, और जो इंप्योरिटी टूटेगी वो अगर सोल्यूबल होगी, है ना, इस सॉल्यूशन में तो घुल जाएगी, जो सोल्यूबल होगी वो घुल जाएगी इंप्योरिटी, और जो इंप्योरिटी सोल्यूबल नहीं होगी वो यहाँ पर जमा हो जाएगी नीचे इकट्ठी, जिसको हम क्या कह देंगे, अनोड मड का नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे, एनोड मड। क्लियर है ये चीज। और जब हम इसको नाम दे देंगे एनोड मड, तो ये तो रही बात सिर्फ इंप्योरिटी की। अब मेटल का देखो क्या हुआ, अब जो हम यहाँ से मेटल टूट रहा था हमारा कॉपर, उसके साथ जो इंप्योरिटी टूटी उसमें से जो सोल्यूबल नहीं है वो एनोड मड बन के यहाँ इकट्ठा हो गई एनोड के नीचे, क्योंकि एनोड के नीचे इकट्ठा हुई तो एनोड मड, और जो सोल्यूबल थी ये इनसोल्यूबल थी तो नीचे इकट्ठा हो गई, घुली नहीं, जो सोल्यूबल थी वो डिसॉल्व हो गई सॉल्यूशन में। अब ये कह रहा जो उनके साथ साथ इंप्योरिटी के साथ साथ मेटल भी तो टूट रहा है, तो वो मेटल भी क्या होगा, इस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, वो कॉपर भी क्या आएगा, वो इस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा। अब मान लो अगर कॉपर के 2 एटम आए हैं, है ना, कॉपर के अगर 2 एटम आए हैं सॉल्यूशन में, तो क्या होगा, जैसे कॉपर के 2 एटम एनोड से आएंगे सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन के जो 2 कॉपर होंगे प्योर कॉपर, वो जाएगा तुरंत, वो प्योर कॉपर जो होगा वो जाएगा तुरंत कहां पे, कैथोड पे जाके जमा होना शुरू हो जाएगा, कैथोड पे जाके जमा डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो मैंने बना दिया ना ये मोटा मोटा से, मतलब इसके साथ में कुछ जम गया यहाँ पर रोड पर, तो ये जो रोड पे जो जमा है ये क्या जम गया यहाँ पे आके, यहाँ से मेरी जो है रोड टूटती गई कुछ इस तरीके से, ये रोड कुछ इस तरीके से टूटती गई, यहाँ पे आधी हो गई, फिर और टूटेगी तो और कम हो जाएगी, है ना, और कम हो जाएगी, और यहाँ पे और ज्यादा जमा होती जाएगी क्या, कॉपर। तो यहां से कॉपर टूटता है सॉल्यूशन में जाके जमा होता है, और जितना कॉपर टूट के आके सॉल्यूशन में जमा होता है उतना ही कॉपर सॉल्यूशन में से जाता है कहां पे, कैथोड पे जमा हो जाता है। तो और फिर हम क्या करते हैं, वो प्योर कॉपर जमा हुआ है, फिर हम यहाँ से कैथोड रोड निकालेंगे और उसमें से कैथोड को हम क्या कर, उसमें से कॉपर को हम क्या कर लेंगे, ऑब्टेन कर लेंगे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, प्योर मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के बाद भी जो इंप्योरिटी थोड़ी बहुत रह गई थी उसको हम क्या कर देते हैं, अलग कर लेते हैं। ठीक है, और जो सोल्यूबल इंप्योरिटी होती है वो तो सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाती है हमारे, और जो इनसोल्यूबल होती है वो अनोड में बन के रह जाती है। लेकिन जो हमारा मेटल होता है वो अनोड में से आता है इकट्ठा होके, और प्योर मेटल कैथोड पे आके जमा हो जाता है और हम उसे ऑब्टेन कर लेते हैं। तो ये था हमारा प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में किस तरीके से हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया, रोड, दोनों रोड सॉल्यूशन सब उसी मेटल की है ना, कॉपर की, जिसको हम कर रहे हैं, कॉपर की जगह अगर मैं एल्यूमिनियम लूंगा तो एल्यूमिनियम सल्फेट का सॉल्यूशन रहेगा, रोड अनोड भी एल्यूमिनियम की रहेगी, कैथोड भी एल्यूमिनियम की रहेगी। अगर कैल्शियम को कर रहा हूं तो ये क्या नाम है, कैल्शियम की रहेगी दोनों रोड। मतलब कोई भी क्या नाम है, अगर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कर रहा हूँ जिस मेटल का, या गोल्ड का कर रहा हूँ तो दोनों रोड गोल्ड की रहेंगी, सॉल्यूशन भी गोल्ड का रहेगा, सिल्वर को कर रहा हूँ तो सिल्वर की रहेंगी। तो जिस इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के अंदर जिस मेटल को मैं प्योर कर रहा हूँ उसी मेटल की मेरी रोड और सॉल्यूशन रहेंगे। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के अंदर सॉल्यूशन में उसी का लूंगा जिसे मुझे एक्सट्रैक्ट करना है, रोड मेरी कोई भी हो सकती है। ये हमारा फर्क है, डिफरेंस है। क्लियर है यहाँ पे। अब हम देखते हैं इसकी थ्योरी। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग समझा हमने, अब इसकी थ्योरी देखते हैं। जैसा कि भी हमने पूरा इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस समझा, तो इसी इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज करके हम क्या करते हैं, अपने मेटल्स को रिफाइन करते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो हमारे मेटल्स दूसरे रिडक्शन प्रोसेसेस से रिड्यूस होकर मिलते हैं, हमें ऑब्टेन होते हैं, वो पूरी तरह प्योर नहीं होते, उनमें कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत इंप्योरिटीज रह ही जाती है। जो इंप्योरिटी हमारी इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और अपना प्योर मेटल ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग हुआ, जिससे हम क्या कर सकते हैं, मेटल्स को प्योर कर सकते हैं। इसमें वही क्या होता है, हमारी एक रोड रहती है पॉजिटिव जिसको एनोड कहते हैं, एक रोड रहती है नेगेटिव जिसको कैथोड कहते हैं। पॉजिटिव रोड हमारी पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी रहती है, नेगेटिव रोड हमारी नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी रहती है। हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, हमें पता है, हमें फिजिक्स में पढ़ा हमने, है ना। नेगेटिव टू पॉजिटिव हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, और पॉजिटिव टू नेगेटिव हमारा करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। तो जैसे ही करंट इसमें से हम पास करवाते हैं, ये हमारा जो सॉल्यूशन रहता है, जैसे हमें कॉपर, ये एग्जांपल ये हुआ कॉपर का, कि हमें कॉपर जो है प्योरीफाई करना है।
कॉपर का हमें इलेक्ट्रोलाइसिस रिफाइनिंग करनी है, तो कॉपर का ही हम क्या लेंगे, कोई साल्ट सॉल्यूशन लेंगे, जैसे कॉपर सल्फेट हो गया, है ना। कॉपर सल्फेट का साल्ट सॉल्यूशन लिया, जो एनोड लेंगे वो भी कॉपर की होगी, जो कैथोड लेंगे वो भी कॉपर की होगी। बस एनोड हमारी पॉजिटिवली चार्ज रहती है और कैथोड हमारी नेगेटिवली चार्ज रहती है। जो एनोड होती है हमारी, उसमें से हमारा कॉपर जैसे करंट पास करवाते हैं हम, एनोड में से हमारा जो कॉपर है वो क्या होता है, उसमें से ब्रेक होना शुरू होता है, उसमें से जो उसके आयंस है वो निकलना शुरू होते हैं, और जो कॉपर है वो आता है फिर हमारा किस में डिसोल्व होता है, हमारे सॉल्यूशन में डिसोल्व होता है। एनोड के जैसे करंट फ्लो होता है, करंट के साथ साथ हमारा इसमें से कॉपर भी ब्रेक होगा और सल्फेट सॉल्यूशन में डिसोल्व होना शुरू हो जाएगा। और जितनी अमाउंट कॉपर की सॉल्यूशन में आएगी उतनी ही अमाउंट कॉपर की सॉल्यूशन से कहां जाकर डिपॉजिट हो जाएगी, कैथोड में डिपॉजिट हो जाएगी। अब कॉपर तो हमारा आ रहा है, साथ में इंप्योरिटीज भी टूटती है एनोड में से, और जैसे जैसे इंप्योरिटीज टूटती है उनमें से जो इंप्योरिटी डिसोल्व हो सकती है सॉल्यूशन में वो डिसोल्व हो जाती है, जो सोल्यूबल इंप्योरिटी है। जो इनसोल्यूबल हमारी इंप्योरिटी है वो इकट्ठा हो जाती है कहां पर, नीचे एनोड के नीचे, जिसको हम क्या कह देते हैं, एनोड मड का नाम दे देते हैं। और फिर उसके बाद जो हमारा, ये तो रही बात इंप्योरिटी की, जो लेकिन जो प्योर कॉपर है वो हमारा कहां सारा जाकर डिपॉजिट हो जाता है, कैथोड पर जाकर डिपॉजिट हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, कैथोड को रिमूव करते हैं, वहां से अपने कॉपर को ऑब्टेन कर लेते हैं। इसी तरीके से हम किसी भी मेटल को प्योरीफाई कर सकते हैं। बस जिस मेटल को हम प्योरीफाई कर रहे हैं उसी मेटल की एनोड होगी, उसी मेटल की कैथोड होगी, एक पॉजिटिव चार्ज होगी एनोड और एक नेगेटिव चार्ज होगी कैथोड, और उसी मेटल का हम क्या लेंगे, साल्ट सॉल्यूशन लेंगे, तब हम करंट पास करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के जरिए हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो ये रहा हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इसमें ये हमारी इसकी थ्योरी हो गई वही कि इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, इम्प्योर मेटल लिया एनोड पर और प्योर मेटल लिया हमने कहां पर, कैथोड पर। जो हमारी कैथोड रहती है वो प्योर मेटल की रहती है, और जिस एनोड जो पर होता है हमारा कॉपर इम्प्योर, मतलब जिस रोड को हमें क्या करना है, प्योर करना है, जिस कॉपर को हमें प्योर करना है, जो हमारा इम्प्योर कॉपर है वो हम किस पर बनाते हैं, एनोड पर बनाते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज रोड बनाते हैं उसकी। फिर ये कह रहा है कि उसी मेटल का हम क्या लेते हैं, साल्ट सॉल्यूशन लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट वो सॉल्यूशन होता है हमारा जिसमें से करंट पास हो सकता है, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है, वो हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है। अब क्योंकि साल्ट सॉल्यूशन है तो ऑब्वियसली इसमें से क्या होगा, करंट पास हो सकता है, इसलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रोलाइट नाम दे दिया। फिर ये कह रहा है जैसे करंट पास करवाएंगे इस इलेक्ट्रोलाइट में से, तो जो हमारा प्योर मेटल होगा एनोड पर वो तो डिसोल्व हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रोलाइट में, और जितना मेटल उसमें एनोड में से उसमें आएगा इलेक्ट्रोलाइट में यानी सॉल्यूशन में आएगा, उतना ही मेटल कहाँ जाएगा हमारा इलेक्ट्रोलाइट में से, कैथोड पर जाकर जमा हो जाएगा। ठीक है, कैथोड पर जाकर डिपॉजिट हो जाएगा। और जो सोल्यूबल इंप्योरिटीज होंगी वो हमारी कहाँ रह जाएगी, सॉल्यूशन में रह जाएगी और डिसोल्व हो जाएगी, और जो इनसोल्यूबल इंप्योरिटीज होंगी वो सेटल डाउन हो जाएगी एनोड के बॉटम पे नीचे, जिसको हम क्या नाम दे देते हैं, एनोड मड नाम दे देते हैं। ये हमारी रिएक्शन हो गई। एनोड पर क्या हुआ, ये कॉपर के जो है इलेक्ट्रॉन्स टूटना शुरू हो गए, इसके आयंस टूटना शुरू हो गए, और कैथोड पर आकर जो है जुड़ना शुरू हो गए, डिपॉजिट होना शुरू हो गए हमारे आयंस। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, मतलब जब हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो किस तरीके से हम उन्हें रिफाइन कर सकते हैं। अब अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जो कि हमारा कोरोजन और प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कि किस तरीके से हमारे मेटल्स जो कोरोड हो जाते हैं और किस तरीके से हम उन्हें कोरोड होने से बचा सकते हैं। धन्यवाद।